मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए पेज नंबर 33 पे हमें फाइंड आउट पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें डू यू नो में हमें दे रखा है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द वाटर्स इंक। ठीक है, तो बेसिकली यार इसमें हमें क्या कहना चाह रहा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज किया जाता है? वाटर्स इंक के अंदर। लेकिन यार हमें पता है जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन वगैरह होते हैं, वोटिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है, ठीक है, तो उसमें जो भी इंक वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, वहां पे उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे बात समझ। आगे देखो फाइंड आउट में हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है? What are the other uses of silver nitrate in everyday's life? ठीक है, तो यार बेसिकली यहाँ पे हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि यार जो सिल्वर नाइट्रेट है उसके आपके डेली डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे लिख रखे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है दैट इज एंटीसेप्टिक फॉर बर्न। ठीक है, तो यार आप बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट का यूज कर सकते हो एंड एज सिल्वर नाइट्रेट जो है एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है बर्निंग के लिए और सेंसेशन के लिए। अरे बात समझ। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है? बेसिकली मिरर। आप बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट को मिरर में भी यूज करते हो। जैसे आपको मिरर बनाते हो, ठीक है, मिरर को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसका जो कोटिंग किया जाता है कि नहीं, एक साइड क्या होता है? कोटेड रहता है और दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग रहता है। तो जो कोटेड साइड रहता है, ठीक है, जनरली वो सिल्वर नाइट्रेट का बना रहता है। अरे बात समझ। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इसका यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे। ठीक है, अगर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है? डाई। ठीक है, तो यार बेसिकली आपको पता ही है डाई क्या होता है कि वहां पे भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऑलराइट। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है? सिल्वर प्लेटिंग। ठीक है, तो यार बेसिकली सिल्वर प्लेटिंग में भी क्या किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। इसको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के किया जाता है। आगे बात समझो। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप उसको इलेबोरेट करके अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा आपको पॉइंट वाइज दे रखा है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज कंप्लीट द टेबल असाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक केमिकल इक्वेशन दे रखा है। इस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे हमें क्या करना है कि जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज सिल्वर। Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर को हमें सिल्वर के कितने नंबर ऑफ आइटम्स है रिएक्टेंट साइड में वो लिखना है, और फिर सिल्वर के कितने नंबर ऑफ आइटम है प्रोडक्ट साइड में वो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सिल्वर हमें रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है कि 1 है। कितना है? 1, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितना सिल्वर दिख रहा है? यहाँ तो है नहीं, यहीं पे है, मतलब 1 ही है। ऑलराइट। नेक्स्ट नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन भी 1 है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोडियम इज 1। ठीक है, नेक्स्ट वहां पे भी सोडियम कितना है? 1। लास्ट में क्या है? क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है टेबल। ठीक है, तो अब टेबल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने। अब बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन में और दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है बैलेंस इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो यार इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे ठीक है बैलेंस इक्वेशन, और नेक्स्ट आता है दैट इज अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन। सर क्या होता है बैलेंस इक्वेशन, क्या होता है अनबैलेंस इक्वेशन? इसको आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है कि यार बेसिकली ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसको लिख के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन reactant should be equal to number of atoms
इन प्रोडक्ट इजी, ठीक है, वेरी इजी। सो बेसिकली क्या बोलता है डेफिनेशन की नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली ये जो एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, देखो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, जैसे रिएक्टेंट, कौन सा कॉलम है, रिएक्टेंट साइड का है कि नहीं, तो रिएक्टेंट साइड में देखो सारे एजी कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, एजी 1 है। मतलब दोनों साइड अगर आप कंपेयर करो तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1 1 + 1 2, फिर ये 5 और ये 7, टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7। अब प्रोडक्ट साइड में काउंट करके देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, नेक्स्ट ये हो जाएगा प्लस करके 7। मतलब सबका एडिशन यानी दोनों साइड क्या आ रहा है, 7, ठीक है। तो रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, 7। प्रोडक्ट में भी कितने नंबर ऑफ एटम है, 7, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो, ये जो अबव इक्वेशन है, तो कौन सा इक्वेशन हो गया, इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रही बात, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो बेसिकली दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो इसलिए इसके कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप यही लिख सकते हो एज इट इज, वो भी चलेगा, ठीक है। प्लस NaCl क्या देगा आपको, AgCl अलॉन्ग विथ NaNO, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करते हैं अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो यार अनबैलेंस इक्वेशन यार नाम से ही समझ में आता है, इसका ऑपोजिट होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट is not equal to number of atoms in product, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा इक्वेशन हो गया, इट इज अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो आपके पास है हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas will give you H2O, ठीक है। क्या दे रहा है, H2O। तो बेसिकली यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इज हाउ मच, 2, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। बट ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 1 नहीं है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसलिए कौन सा इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया क्या होता है बैलेंस इक्वेशन, क्या होता है अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप ऐसा टेबल बना सकते हो, आप दोनों साइड कॉलम बना करके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों साइड आइटम्स बेसिकली इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें 4 स्टेप्स दे रखे हैं। कितने स्टेप्स दे रखे हैं, 4 स्टेप्स दे रखे हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस 4 स्टेप्स हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यार जूनियर क्लासेस में हमने इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी एक कंसेप्ट पढ़ रखा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं। कि यार कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, है कि नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो यार आपको क्या किया जाएगा, आपको एक केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 स्टेप्स, ठीक है। तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 क्या बोलते हैं कि राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। अब यार इसकी बात ये क्या कहना चाह रहा है कि आप क्या करो, केमिकल इक्वेशन लिखो। क्या लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। आपको कोई भी एक वर्ड इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा,
केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नहीं? ऑलराइट, अब यार ये स्टेप नंबर 1 करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो यार यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो आपका केमिकल इक्वेशन है, जो आपका इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं है। अब बैलेंस है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? आप कंपेयर कर सकते हो नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, और किसके साथ कंपेयर करोगे? नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी बात समझ में, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन जो आपके पास है वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर बैलेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? आगे के स्टेप्स पे नहीं जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो हम आगे के स्टेप्स पर प्रोसीड करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो यार इसके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है कि स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, क्या स्टार्ट करोगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, तो आप बेसिकली कौन से, मतलब ऐसे कंपाउंड के साथ स्टार्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्या बोला है? मोरओवर फर्स्ट कंसीडर दैट द एलिमेंट व्हिच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कोई भी कंपाउंड जब सिलेक्ट कर लोगे कि अच्छा चलो आपने मान लो कोई भी कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया, अब उस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप कौन से एलिमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग करना कि आपको ऐसा एलिमेंट पिकअप करना है जिसके पास फर्स्ट कंसीडर दैट एलिमेंट व्हिच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको ऐसा एलिमेंट पिकअप करना है जो बेसिकली दोनों साइड में जिसका अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो स्टेप नंबर 3 करने के बाद लास्ट में स्टेप नंबर 4 आता है। वो क्या बोलता है कि राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन। तो लास्ट में आपको क्या करना है? जैसे आप स्टेप नंबर 3 करते जाओगे तो लास्ट में आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिलेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? आप क्या करो, जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला है उसको एज इट इज क्या कर दो, लिख दो। ठीक है, ऑलराइट। तो यार इस तरीके से आपको क्या करना है? कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आई थिंक बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यार एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए एग्जांपल लिख रखा है जिसमें हमें दे रखा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 कि हमें एक वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, आपको क्या लिखना रहेगा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप क्या लिखिए? केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो ठीक है, तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यहाँ पे लिखिए ऐसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? दैट इज NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दैट इज H2SO4, है कि नहीं? ऑलराइट, क्या दे रहा है आपको? सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर क्या लिखोगे? H2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या लिखा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑलराइट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 क्या बोलता है? अब स्टेप 2 क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, चेक करो कि जो केमिकल इक्वेशन आपके पास है वो बैलेंस है कि नहीं है कि नहीं? आप क्या चेक करोगे कि जो केमिकल इक्वेशन है आपके पास वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो यार इसको कैसे चेक करोगे? सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप एक टेबल बना लो। क्या बना लो? एक टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना दिया है। ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है, यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दिया है? रिएक्टेंट्स, और यहाँ है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यार बेसिकली एलिमेंट कौन कौन से हैं इस पूरे केमिकल इक्वेशन के अंदर? कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? सबसे पहला तो यार सोडियम है, देखो सोडियम, नेक्स्ट सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही 4 एलिमेंट है सब जगह,
है कि नहीं? ऑलराइट, तो यार हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यार वो देखते हैं। सोडियम की बात करते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, 1, कितना है 1, यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है सोडियम, दैट इज 2, यहाँ मैं फटाफट लिख देता हूँ। नेक्स्ट सल्फर रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है, वहां पे भी 1। ठीक है, ऑलराइट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 + 4 = 5। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए 5। ठीक है, ऑलराइट। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 1 और ये 2, 3 हो गए, और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स लिखने थे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट के, है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इक्वल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सिंस नंबर ऑफ एटम्स of all the element is not same, ठीक है, therefore the above equation is not बैलेंस, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो कि अबाव इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के, वो क्या है, इक्वल नहीं है कि नहीं? ऑलराइट। नेक्स्ट यार इसके बाद क्या करेंगे, अब अगर इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 इक्वल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इक्वल कैसे करोगे, स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखो। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग, आप ऐसे एलिमेंट को पिकअप करो, ऐसे कंपाउंड को पिकअप करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यार यहाँ बात करते हैं, ये क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, सोडियम 1 हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3। यहाँ बात करते हैं H2SO4, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ओवरऑल कितने हो गए 7। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ पे 7 है। और बात करते हैं Na2SO4, यहाँ पे भी कितने एटम्स है 7 है, और H2O में कितने एटम्स है 3 है, कितने हैं 3। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास आ रहा है, H2SO4 के पास आ रहा है और सोडियम सल्फेट के पास आ रहा है कि नहीं? तो यार यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर Na2SO4 and H2SO4 both contain maximum number of atoms। ठीक है, अरे बात समझ में? तो Na2SO4 और H2SO4 दोनों के पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट्स सिलेक्ट Na2SO4। ठीक है, तो आप H2SO4 भी ले सकते हो, हम लोग क्या लेते हैं, Na2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फर्दर यहाँ पे लिखिए, फर्दर अब मान लो आपने Na2SO4 चलो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें पता है रूल स्टेप नंबर 3 में 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आपने सिलेक्ट कर लिया मैक्सिमम एटम, दैट इज सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, है कि नहीं? अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट उसका बोलता था, दैट इज वो क्या बोलता था कि जो आपने कंपाउंड सिलेक्ट किया है, ठीक है, जब आपने कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर फर्दर आपको ऐसे एलिमेंट्स को पिकअप करना है जो कि जिसके नंबर ऑफ एटम अनइक्वल है दोनों साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे Na2SO4 कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यार देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ऑक्सीजन इक्वल है, सल्फर 1 है, मतलब दोनों साइड कितना है 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट।
नेक्स्ट क्या बचा, सोडियम। तो यार सोडियम देखो यहाँ 1 है यहाँ 2, सोडियम के एटम्स क्या है, अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल। तो यहाँ पे फर्दर किसको सिलेक्ट करेंगे, फर्दर सिलेक्ट सोडियम, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। अब इसको क्यों लिया गया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सोडियम आइटम को हमने बैलेंसिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम आइटम को कंपेयर करेंगे। सोडियम आइटम रिएक्टेंट साइड में कौन से एलिमेंट, कौन से कंपाउंड के पास मिल रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पे मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कितने अमाउंट ऑफ सोडियम है, दैट इज 1। कितना है, 1 ही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट साइड में 1, ठीक है। ऑलराइट, प्रोडक्ट साइड में कितना है, कितना है, दैट इज 2। कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में सोडियम आइटम किसके पास है, दैट इज सोडियम सल्फेट, ठीक है। किसके पास है, सोडियम सल्फेट के पास। और कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखा, 2। अब देखो ये बैलेंस है क्या, नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, देखो अब ये 1 है, ठीक है। ये क्या है, 1। तो बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मान लो ये 1 था ऑलरेडी, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ का सोडियम क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, नहीं डबल हो गया। तो ये इक्वेशन जो था आपका, ठीक है, यहाँ पे भी चेंजेस आने लगेगा। कैसे चेंज आएगा, क्योंकि आपने देखो फाइनल स्टेप में, यानी कि आपने क्या किया है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2। इसका मतलब क्या, वो 1 कहाँ से आ रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास से आ रहा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो देखो ये 1 इंटू 2, क्या ये इक्वल है 2 के, ऑफ कोर्स इक्वल है कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन था, यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगा। कैसे चेंज आएगा, देखो ना। तो ये जो हमारा पहले का इक्वेशन था, अभी कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ NaOH, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ऑफ NaOH लिखना पड़ेगा। पहले NaOH था, लेकिन अभी देखो NaOH में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस रिमेनिंग H2SO4 को कुछ किया गया नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे H2SO4, ठीक है। अब क्या देगा हमारा प्रोडक्ट, दैट इज Na2SO4, वो तो एज इट इज ही है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं। अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर क्या है, H2O। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब जो आपका पहले वाला इक्वेशन था, वो चेंज होके मॉडिफाई होके इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऑलराइट, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अब क्या ये बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे करोगे, स्टेप नंबर 2 के हिसाब से। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि आप चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यार कैसे बैलेंस है कि नहीं है चेक करेंगे, सबसे पहले फिर से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है, जिसमें हमें क्या करना है, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो सोडियम रिएक्टेंट साइड में आप कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये वाले इक्वेशन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 वाले, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें देखो सोडियम कितना है, अभी रिएक्टेंट साइड पे 2 हो चुका है। कितना हो चुका है, 2। अब प्रोडक्ट साइड पे सोडियम कितना है, 2। तो सोडियम तो बैलेंस हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, सल्फर। तो सल्फर यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिख रहा है कि नहीं। ये 2 का फैक्टर है यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 और ये 1, दिस इज 5, है कि नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो जा रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 का फैक्टर है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बेसिकली सोडियम और सल्फर तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, फिर से वही रीजन अपना, सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट is not same
सेम, therefore the above equation is not balanced. ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम क्या है, इक्वल नहीं है सारे एलिमेंट्स के। तो बेसिकली क्या है, जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। अरे बात सुनो, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या करोगे, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वही फिर से हमारा स्टेप 3 रिपीट होगा। तो स्टेप 3 क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला क्या करो, कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो यार अब कौन बचा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि नहीं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 फिर से हमारा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ सिलेक्ट हाइड्रोजन एटम फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिर से आपके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल यानी हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास है और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो यार जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के पास कितना है, वहां पे भी 2 है। तो ओवरऑल कितना हो गया 4। कितने हो गए इनिशियली, रिएक्टेंट के पास कितने हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन खाली H2SO4 है। अरे वाटर के पास है, किसके पास है, वाटर के पास है कि नहीं। तो वाटर के पास कितने हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2। ठीक है, तो यार यहाँ पे बेसिकली 2 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पे 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे फाइनल केस में, तो ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपने 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको किया है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट साइड में H2O यानी वाटर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वाटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ये फिर से मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2NaOH, ये तो वैसे ही है कि नहीं, अलॉन्ग विथ H2SO4। नेक्स्ट क्या देगा आपका, Na2SO4 प्लस, अब यहाँ पे H2O की जगह पे 2H2O आएगा क्योंकि आपने 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। सो बेसिकली अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 क्या बोलते हैं, अब देखते हैं ये जो इक्वेशन बना है क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखो सोडियम एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ठीक है, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन, लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, ओवरऑल 6 हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया 6, मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गया, बैलेंस। लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 + 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्ट 4 है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या बोलते हैं, स्टेप 4 क्या बोलता है कि जो आपका फाइनल इक्वेशन है उसको वापस से आप क्या करो, एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2SO4 will give you Na2 प्लस 2H2। ठीक है, आ रही बात सुन। ठीक है, ये आपका जो फाइनल इक्वेशन है, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, आई बात समझ में। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए पेज नंबर 35 पे हमें यूज ऑफ ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दिया है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से बेसिकली रिएक्टेंट्स है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स है कि नहीं। यार हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है,
रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए ऐसा रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट क्या है, वेजिटेबल ऑयल, है कि नहीं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। व्हाट एल्स, और क्या क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं, H2 गैस जो है ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखना है, प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है, बेसिकली एरो के राइट में एक ही दिख रहा है, वेरियस वनस्पति की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वनस्पति घी। ठीक है, हरी बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, बहुत ही इजी है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट डाउन द स्टेप्स इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक केमिकल इक्वेशन दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन भी। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमें दे रखा है दैट इज राइट डाउन द स्टेप्स इन बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। ठीक है, तो यार हमें पता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, 4 स्टेप को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो केमिकल इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, उसको एज इट इज लिखते हैं। यानी वर्ड में अगर दिया तो हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, उसके फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसको एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 में एज इट इज केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 प्लस H2 will give you NH3। ठीक है सर, अब ये यहाँ पे आप लोग इस पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार यहाँ पे ऐसा एरो क्यों दिया गया है कि नहीं। हर बार नॉर्मली क्या होता है, एक स्ट्रेट सिंगल एरो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या डबल एरो दिया गया है, एक प्रोडक्ट साइड है और एक रिएक्टेंट साइड है। इसका क्या मतलब हुआ कि यार इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है ये रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितनी तेजी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं साइमल्टेनियसली उतनी ही तेजी से क्या होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट्स भी बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। तो अब स्टेप नंबर 1 के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या आता है, हम चेक करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल है कि नहीं है कि नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा ये जो रिएक्शन दिया गया है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखिए यहाँ पे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, एक टेबल बना करके, है कि नहीं। तो मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स हम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, कितना है 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है कि नहीं, कितना दिख रहा है, 1 है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, ऑलराइट। तो यार अब यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि यार जो नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट में है और जो नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट में है दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, रीजन लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ आइटम्स of all elements of is not same, therefore the above equation
इज नॉट बैलेंस, है कि नहीं। अब बेसिकली जो क्या है अबाव इक्वेशन, क्या है, बैलेंस नहीं है कि नहीं। मतलब वो कौन सा इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो यार अब अनबैलेंस है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, दैट इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग। आपको ऐसा ऐसा कंपाउंड को कंसीडर करना है जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे बेसिकली हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, बेसिकली NH3 के पास है। किसके पास है, NH3 के पास है। देखो यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। इसके पास कितना है, 2, और इसके पास भी कितना है, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, NH3 के पास है, ठीक है। ऑलराइट, तो NH3 को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट द कंपाउंड NH3, ठीक है। तो बेसिकली आप किसको सिलेक्ट करोगे, NH3 को, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है स्टेप नंबर 3 में 2 स्टेप्स आते हैं, कि नहीं। दो रूल्स दिए गए, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टेप नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड को सिलेक्ट करो। तो हमने सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी है। तो किसको सिलेक्ट करेंगे यार, आप ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल एटम्स हैं। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल एटम्स, ठीक है। तो यार यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर दोनों के एटम्स हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है, वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो यार ज्यादा एटम किसके पास है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम लोग फर्दर किसको सिलेक्ट करेंगे, फर्दर सिलेक्ट हाइड्रोजन एटम फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। आप बैलेंसिंग के लिए किसको सिलेक्ट कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं आज टेबल बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने। तो रिएक्टेंट साइड में हमें दिख रहा है कितने हैं हाइड्रोजन एटम, 2, दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहाँ पे है, NH3 के पास। तो NH3 के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3। आगे बात समझ, और फाइनल अब क्या करना है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं यार, 3 है और 2 है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 6, है कि नहीं, 6। तो आप 2 को 6 बना सकते हो, कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 है आपका, आपने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 कहाँ पे था, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन गैस के पास था। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या है, 3 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, है कि नहीं। तो 3 को आपने किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है। ऑलराइट, अब जब आपने यहाँ पे फैक्टर्स आपने मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका जो इक्वेशन है उसमें भी चेंजेस आने लगेगा। कैसे चेंज आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं। अब जो आपका नया इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, N2, ठीक है, प्लस 3H2 आएगा, है कि नहीं, 3H2। अब ये जो रिएक्शन है आपका इस तरीके से, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2NH3, एक। ऑलराइट, तो ये आपको आपने इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपका नया इक्वेशन बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है आपका, इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नाइट्रोजन के कितने आइटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ 2 आ गया। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, नाइट्रोजन के आइटम भी 2 ही है, ठीक है। तो अभी देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस, यानी इक्वल हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 6, यहाँ पे कितना है, 2 3 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यार जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ
atoms of all the elements is same. Therefore, the above equation is balanced. ठीक है, तो above equation क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यार अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि आप उस इक्वेशन को एज इट इज क्या कर दो, वापस से नीचे लिख दो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 लिखिए यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? आपका बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा? N2 गैस प्लस H2 गैस will give you 2NH3 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 आएगा। अरे बस, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? फाइनल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है कोई भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए रीड करते हैं क्या दे रखा है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है दैट इज राइट डाउन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमें रिएक्शन दे रखा है इस तरीके से, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्शन दे रखा है। क्या दिया है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव अस कैल्शियम सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका केमिकल रिएक्शन दे रखा है। सर इसको क्या करना है? हमें स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। फिर से हमारा वही स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखिए स्टेप नंबर 1। क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1 है कि नहीं? स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भी आपको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया है उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है यार? हमें पता है क्या होता है, दैट इज CaCl2 है कि नहीं? CaCl2 अलोंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। क्या देगा? प्रोडक्ट क्या देगा? कैल्शियम सल्फेट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने क्या किया? ये हमारा केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? आप चेक करो कि जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है कि नहीं है कि नहीं? ऑलराइट, तो कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट के और नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट के साइड के हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करके आइडेंटिफाई करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके लिए फिर से एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में कितना दिख रहा है हमें? दैट इज 1 है कि नहीं? 1 ही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितना है? 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं, सल्फर भी 1 है। कितना है? 1। यहाँ पे भी सल्फर कितना है? 1 है कि नहीं? 1 ही है। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ कितना है? 2 और यहाँ पे है 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ही है। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट में क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो यार यहाँ पे हमको टेबल से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर ऑफ आइटम है रिएक्टेंट के दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम ऑन द प्रोडक्ट साइड, है कि नहीं? तो जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ आइटम है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ आइटम से इक्वल नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये जो अबव इक्वेशन है क्या है? अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस। तो यहाँ क्या लिखोगे? सिंस number of atoms of all the elements
is not same. Therefore, the above equation is not बैलेंस। ठीक है, बैलेंस नहीं है यानी क्या हो गया, अनबैलेंस है। अनबैलेंस है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बैलेंस कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 3 के थ्रू। तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, हाँ लिखिए ऐसा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, आप ऐसा कंपाउंड को पिकअप करो जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, तो यार ये जो रिएक्शन है हमारा, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास आ रहा है, इसके पास कितना है 3, कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, तो कितने हो गए 1 + 2 3, यानी यहाँ पे क्या है 3 आइटम्स है। यहाँ कितने आइटम्स हैं 7, है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, टोटल क्या हो गया 7। नेक्स्ट, ये कैल्शियम सल्फेट के पास कितने आइटम्स हैं, 6 आइटम्स है। कितने आइटम्स हैं 6 आइटम्स, और यहाँ पे कितने 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास आ रहा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के पास। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आप क्या लिखोगे कि सिलेक्ट द कंपाउंड H2SO4, है कि नहीं, H2SO4 है कि नहीं। फर्दर आगे क्या बोलोगे, फर्दर सिलेक्ट। अब देखो स्टेप नंबर 3 में 2 पॉइंट आते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आप क्या करो, सिलेक्ट करो जिसके पास, ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करो जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन स्टेप नंबर 3 में सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि आगे क्या बोलते हैं, आप जब उस कंपाउंड को सिलेक्ट कर लोगे तो उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप ऐसे एलिमेंट को पिकअप करो जिसके नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड क्या हो, अनइक्वल हो, क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखते हैं यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है H2SO4 के, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, है कि नहीं। नेक्स्ट सल्फर कितना है 1, सल्फर इज हाउ मच 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है 4। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो किसको पिकअप करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्दर सिलेक्ट हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट में किसके पास है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास है, यानी H2SO4 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है 2 है, कितना है 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले 2 है, कितना है 2। ऑलराइट, प्रोडक्ट साइड में कितना है, किसके पास है HCl के पास है। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उसके पास हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, ऑलराइट। अब बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो यार ये 2 है, ये 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 1 है इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 के फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको 2 एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 into 2, 1 into 2 करेंगे तो ये क्या हो गया, अब देखो ये मैच हो गया, है कि नहीं, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आपके क्या हो गए, सेम हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, किस में मल्टीप्लाई करे, HCl में, तो आपका जो ओवरऑल इक्वेशन था वहां पे भी चेंजेस आएगा। तो अब जो आपका इक्वेशन बनेगा तो क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2SO4 क्या देगा आपको, कैल्शियम सल्फेट अलॉन्ग विथ HCl। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2HCl, कितना हो गया 2HCl। ठीक है, सर अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि इसके जो बोथ साइड के आइटम्स हैं, यानी रिएक्टेंट के जितने भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट के जितने भी आइटम्स हैं, वो सब इक्वल है कि नहीं। कैसे आपको इक्वेट करोगे, फिर से हमारा वही स्टेप 2 रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर से टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम अब यहाँ पे कितना हो गया है, कैल्शियम अभी भी 1 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है 1, तो यहाँ पे भी क्या लिखा 1। नाउ
नाउ सल्फर की बात करते हैं। सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ठीक। क्लोरीन, क्लोरीन कितना हो गया है 2, और यहाँ पे भी कितना हो गया है, अब देखो 2 के फैक्टर है तो यहाँ पे भी 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरीन 2 2। क्लोरीन अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे भी है 4, तो ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी देखो 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हाइड्रोजन कितना हो गया है 2 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, ठीक। ऑलराइट, तो इस यहाँ पे यार हमको क्लियर कट दिख रहा है कि यार जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के वो इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन ऐसा, सिंस नंबर ऑफ atoms of all the elements is same, therefore the above equation is balanced, ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, इक्वल है कि सारे एलिमेंट्स के, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अबव इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या बोलते हैं हमारा, फिर इसके बाद स्टेप 4 हमारा बोलता है अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया तो आप क्या कीजिए कि उसी को एज इट इज उठा के लिख दीजिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, तो क्या है हमारा इक्वेशन, कैल्शियम क्लोराइड, है कि नहीं, कंबाइंस विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 will give us क्या देगा, कैल्शियम सल्फेट along with 2 times of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो अब लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, है कि नहीं। आगे बात समझ, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। आइए देखते हैं क्या दिया हमें, दे रखा है दैट इज राइट डाउन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। सो बेसिकली हमें यार यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन में हमें क्या करना है कि जो हमारे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जितने भी हैं, ठीक है, हमारे जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है उनके क्या लिखने हैं हमें, फिजिकल स्टेट को लिखना है, ठीक है। फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखे सबसे पहला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा रिएक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज SO2, ठीक। तो SO2 कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज हमें पता है ये गैस है, ठीक है। तो इसका स्टेट क्या है, गैस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, H2SO, दैट इज H2S है, क्या है H2S। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे H2S, कौन से स्टेट में है, गैस, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा 3S कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है H2O यानी क्या, वाटर, है कि नहीं। वाटर क्या सबको पता है लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया पहला वाला कैसे करना है। अब सेकंड वाला करते हैं, आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है Ag क्या होता है, सिल्वर, है कि नहीं। यहाँ पे लिखिए 2Ag, सिल्वर यार हमें पता है एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट HCl क्या है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपको, दैट इज AgCl2 यानी क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड ये हमें पता है एक प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है एक प्रेसिपिटेट, इसलिए हम क्या करते हैं इसका सिंबल एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड लिखते हैं, कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो, H2 क्या है हमारा, गैस है, G लिखो, मतलब एरो पॉइंटिंग अपवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या लिखना है, फिजिकल स्टेट लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात की हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूज योर ब्रेन पावर।
है कि नहीं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।